नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट में आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं ब्लॉक प्रमुख बेलसर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू परास। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा। धन्यवाद भैया। आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई, किस वर्ष से हुई, थोड़ा ये जानकारी। हम लोग राजनीति अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तो हम लोगों की छात्र राजनीति से हो गई थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद पब्लिक चुनाव में 2000 में मैं क्षेत्र में आया था और उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। लखनऊ यूनिवर्सिटी किस वर्ष में गए थे आप? लखनऊ यूनिवर्सिटी में 90 में गया था और लगभग 2002 तक हम लोगों का वहाँ पे। क्या शैक्षणिक जीवन रहा आपका, क्या शिक्षा ली आपने वहाँ पे? मैं यहाँ से जाने के बाद मैंने पहले बीकॉम किया था, फिर उसके बाद एलएलबी किया था और उसके बाद फिर 2 सब्जेक्टों से एमए किया था, एमआईएस से और एआईएस से। ओके जी तो ये जो बीकॉम किया, अकाउंट, जी फिर लॉ की डिग्री, जी। उसके बाद आर्ट्स किया, ये 3 अलग अलग विधाओं की ये जो शिक्षा आपने हासिल करी, कोई ऑब्जेक्टिव था कि मुझे तीनों का ज्ञान लेना है या फिर जो दिमाग में आया वो कर लिया? हकीकत तो ये है कि मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम में, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था इंटर में, उसके पहले तो एडमिशन तो बीकॉम में ही लेना था। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने का मेरा उसमें मेन उद्देश्य था, मैं जीआईसी फैजाबाद का प्रोडक्ट रहा, हाई स्कूल इंटर मैंने वहाँ से किया था और मैं नेशनल स्विमर था। स्कूलिंग में मैं नेशनल खेला हूँ, 2 बार स्टेट गया था नेशनल। तो उस समय दुर्भाग्य था हम लोगों का कि देवीपाटन मंडल भी फैजाबाद मंडल में था। मैं 90 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था कि स्विमिंग पूल यहाँ नहीं था पूरे मंडल, फैजाबाद मंडल में। फैजाबाद मंडल मतलब उस समय गोंडा से लेकर प्रतापगढ़ तक कहीं एक भी स्विमिंग पूल नहीं था। हम लोगों को तो प्रैक्टिस ये शौक कैसे आया स्विमिंग का? अब शौक थी, कह सकते हम लोग बचपन से ही था, क्योंकि हम लोगों का घर जो है वो घाघरा और सरयू के किनारे है, बीच में कह सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जन्मजात ये गुण आ जाता है। हमारे यहाँ का बच्चा अगर चलना सीखता है पैदा होने के बाद, तो तैरना भी साथ साथ में सीख जाता है। तो उसी उद्देश्य में लखनऊ गया था और बीकॉम में कंप्लीट किया और उसमें मैंने तैयारी भी की। स्विमिंग भी केडी सिंह में एडमिशन मैंने लिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वो स्विमिंग पूल था। फिर हम लोग छात्रावास में आ गए। धीरे धीरे बीकॉम तक तो सब ठीक था, उसके बाद हम लोग थोड़ा छात्र राजनीति में इंटरेस्ट लिए, तो राजनीति तो हमारी वहीं से शुरू हो गई थी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप छात्र राजनीति में कोई इलेक्शन लड़े, वहाँ पे कंटेस्ट? नहीं, मैं लड़ा तो नहीं था, क्योंकि उस समय हमको बहुत, मैं सही बता दूं दिल की बात, मुझको व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं था हमारे, बल्कि हॉस्टल के लड़के कहते भी थे कि भैया आप खुद क्यों नहीं लड़ते हैं। लेकिन हमको लड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और हम लोग ने लड़ाया, और जिसको लड़ाया लगभग सब 100% रिजल्ट भी रहता था। हम लोग जिसको से लड़ाते तो जीतता भी था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका समय था वो ऐसा समय था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक दिशा दी है। उस समय जो एक्टिव राजनेता थे, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ऐसे लोग थे। उन राजनेताओं के आप समकालीन हैं, उनसे कैसे संबंध है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, समकालीन हम लोग थे और संयोग से हम लोगों की एक ही टीम थी और हम सब लोगों के बड़े ही अच्छे संबंध थे। किस किस से? अभय सिंह? अभय सिंह से, चाहे धनंजय सिंह हो, हम लोगों के राजू पहाड़ी हम लोगों के मित्र हैं, देवरिया से प्रमुख रहे हैं। केडी सिंह हैं, जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख हैं। धनंजय हैं, अभय हैं, कई ऐसे लोग हैं। अगर मैं उन आज के समय में जैसे मशहूर चेहरे 2 ये हैं ही, जो पूर्वांचल की राजनीति में 2 अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं, अभय सिंह और धनंजय सिंह। ऐसे ही और मैं आपके उस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो राजनीति में इन्वॉल्व थे छात्र, ऐसे और अन्य छात्रों का नाम अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि प्रतिष्ठित नाम है, तो वो और क्या क्या नाम होंगे? पहले जो हम लोगों के टीम के जो शुद्ध नेता थे वो आज के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी। वो शुरू से ही बहुत ही शुद्ध नेता थे। हम लोग तो मान लीजिए थोड़ा सा बहुत, तो वो क्लासमेट थे आप? नहीं, हमसे सीनियर थे और हम लोग बड़े भाई थे। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये है कि हम लोग जब भी कुछ कैंपस में ही अगर हम लोग कहीं वाद विवाद होता था तो शाम को हम लोग को टाइट भी करते थे कि राजनीति ऐसे नहीं की जाती। मतलब अगर शुद्ध नेता कहा जाए तो हमारे टीम में दयाशंकर सिंह थे जो शुद्ध नेता थे। इनके अलावा फिर जो है पुष्कर सिंह धामी भी थे जो आज चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये भी सीनियर थे उत्तराखंड में? नहीं, वो हमसे सीनियर नहीं थे, बल्कि 1 साल मुझसे जूनियर थे, लेकिन ये एनडी हॉस्टल में थे। और धनंजय और अभय सिंह आपके क्लासमेट थे? नहीं, क्लासमेट नहीं थे, बैचमेट कह सकते हैं। अच्छा।
बैचमेट थे, क्योंकि मैं बीकॉम में थे, लोग बीए में थे। लेकिन हॉस्टल में थे, ये लोग जुबली में थे उस समय शुरुआत में, हम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में थे, अगल बगल ही था। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हम भी गोल्डन जुबली में ही आ गए, जहाँ ये लोग रहते थे, तो हम लोग साथ में ही रहे हैं। उस समय की घटनाएं काफ़ी लोकप्रिय लोक कथाएं बन चुकी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। एक से एक घटनाएं याद की जाती हैं। बमबाजी की कहानियां हैं, घेराव की कहानियां हैं, मार पिटाई की कहानियां हैं, अपहरण की कहानियां हैं, भागने की, मुकदमों की तमाम कहानियां हैं। जी। क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो उस समय ये वर्चस्व का खेल चलता था, राजनीति चलती थी, उसका आपको नफ़ा नुकसान या आपके जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ा? देखिए, एक चीज़ तो आपको पहले मेंटेन कर दें कि हम लोगों की पूरे टीम में अपहरण की, चोरी की, छिनैती की कोई भी एक सिंगल मुकदमा पूरे टीम में किसी के पास नहीं था। हम लोग इससे बहुत दूर रहते थे। हाँ, थोड़ा वर्चस्व की लड़ाई चली, छात्र राजनीति से आगे बढ़े थे, तो क्योंकि घर से खर्चा तो सबको 1000 रुपये, किसी का 800 रुपये इस टाइप से मिलता था पूरे महीने में। और लड़ाई में संसाधन की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग बाहर निकले कि भाई थोड़ा बहुत काम धाम किया जाए। तो जैसा हमेशा होता है, हर जगह कोई ना कोई कुंडली मार के बैठा रहता है। हम लोग उस समय लोग बच्चे समझते थे, तो भगाने का, बेइज्जत करने का प्रयास करते थे। ये ज़रूर होता था कि वो धोखा खा जाते थे हम लोग बच्चा समझने में। तो अब बच्चे नहीं थे, वो बच्चा समझते थे आपको? अब लड़कपन हम लोगों का था, लेकिन जितना बच्चे समझते थे उतना हम लोग नहीं थे। तो बाद में समझौता होता था कि हम लोग भी हटेंगे नहीं। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ, लेकिन जो कुछ भी रहा सब छात्र राजनीति से ही रहा उसमें। और कोई प्रोफेशनल हमारे यहाँ ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है। बल्कि मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं नाम तो नहीं लूँगा। एक आईपीएस थे, तो वो एसपीटीजी थे उस समय। और हमारा जो ये विश्वविद्यालय ट्रांस-गोमती में ही आता है, एसपी ट्रांस-गोमती में। बीबी बख्शी साहब एसएसपी थे उस समय। तो एक समय, उस समय मारुति जैन आई थी, बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती थी उस समय के समय में। तो कोई इंदिरा नगर से कोई छिनैती उनैती हो गई। तो कप्तान साहब ने पूछा कि क्राइम मीटिंग में कि ऐसा ये टीम तो नहीं बहुत तेज़ चल रही, कहीं ये लोग ले लिए होंगे। तो जिनके क्षेत्र में हम लोगों का क्षेत्र था इस ट्रांस-गोमती में, उन्होंने खड़े होकर के कहा, सर देखिए मारपीट कहेंगे, उन्होंने उनका दूसरा ऑर्डर कहेंगे, सर मारपीट कहेंगे तो मान लूँगा सब दस्त कर देंगे ये, लेकिन इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये टीम चोरी नहीं कर सकती है। हम लोग की मैच पुलिस के उसमें इस टाइप से था। तो मारपीट करते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में? मारपीट क्या, जैसे छात्र राजनीति से आप भी निकले हैं, देखे हैं, वो तो होता ही है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। आज फिर हम सब लोग एक दूसरे से अच्छे परिचित हैं, सबके सुख दुख में आते हैं। राजनीति, छात्र राजनीति हो गया, काम खत्म हुआ। कहा जाता है ये जो पूर्वांचल में वर्चस्व, जैसे अभी आपने बताया कि जो सीनियर थे या फिर जो पहले से मुस्तैद थे विभिन्न सामाजिक ओहदों पर, उनके लिए आप एक चैलेंज होते थे, आपका गुट एक चैलेंज होता था, और वो आपको बच्चा समझते थे, और फिर उनके इस ख्यालात को आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा तोड़ा जाता था। लेकिन कहा जाता है कि इसी वर्चस्व की लड़ाई ने कई सारे ध्रुव बना दिए पूर्वांचल की राजनीति में। धनंजय सिंह एक गुट, अभय सिंह एक गुट, हरशंकर तिवारी का एक अलग किला माना जाता था, मुख्तार अंसारी का अलग किला माना जाता था। ये सब कहानियाँ उसी समय घटित हुई थी जिस समय आप लखनऊ में थे? नहीं, हम लोग असल में एक अच्छाई ये थी कि लखनऊ में जब हम लोग शुरुआत हुई तो अपने पूर्वांचल के जितना नाम आप लोगों ने लिया है, इसमें से किसी का वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे लोकल लोग थे, अब नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि वो लोग दुनिया में नहीं हैं। 2 लोग थे वहाँ के बड़े माफिया या जो भी का राजनेता, जो भी कह सकते हैं, उन लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था। पूरब के लोग उस समय लखनऊ में उतना वो नहीं होते ना, हम लोग कभी आमने सामने। पूरब के लोग बल्कि हम लोग के सपोर्ट में ही रहते थे ज़्यादातर लोगों को, अगर कोई आवश्यकता होती थी, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा हावी थे लखनऊ। उनसे विवाद हम लोगों का जो हुआ था उन लोगों से हुआ था, इन लोगों से बाहर पूर्वांचल से नहीं हुआ। ओके। आपने अभी बताया कि आपका एक गुट हुआ करता था, अभय सिंह, धनंजय सिंह। मैं फिर दोनों पे आऊँगा क्योंकि दोनों, कहा जाता है कि दोनों विपरीत ध्रुव हैं। ये दोनों की दिशा कब अलग हो गई और कैसे हुई? देखिए, हकीकत तो यह है कि इतनी ज़्यादा आत्मीयता थी, इतना इंटीमेसी था सब लोगों में, अभय में भी, धनंजय में, हम सब लोग थे। बाहर के कोई लोग जाते थे, ये जान ही नहीं पाते थे कि सब अलग अलग से आए हैं।
जबकि हकीकत है कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले सब अलग अलग आए थे, कोई एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा संबंध, मतलब कोई पूर्व परिचय नहीं था, क्योंकि सब लोग जी। एज ए स्टूडेंट ही आए थे। जी जी जी। और सब अच्छे परिवार के थे। अभी आपको बता, सब अच्छे स्टूडेंट भी थे। अच्छा। अभय सिंह उस समय ही सीबीएसई का यूपीएससी के सब किताब लेके आए थे कि हमको आईएएस बनना है। अच्छा। धनंजय सिंह भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आज भी वो अच्छे इंग्लिश बोल लेते हैं। हम भी बीकॉम कर रहे थे, तो बीकॉम भी एक अच्छे सब्जेक्ट होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीकॉम पूरे इंडिया में सबसे टफ माना जाता है। तो हम लोग साथ में रहे, किसी कोई उद्देश्य भी नहीं था, लेकिन ऐसे कंडीशन बनते गए कि थोड़ा राजनीति में ठीक है, इनको लड़ाया जाए। और इनको ये दोनों लोग चुनाव के राजनीति में भी नहीं आए थे। तो एक अरुण उपाध्याय थे, जौनपुर के थे, ये हुआ था उस समय, उनको लड़ाना है चुनाव। उनको लड़ाया भी गया था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे, रनर रहे हैं पहली इन बार। दोनों ने मिलकर लड़ाया था। दोनों लोग मिलके, पूरी टीम मिलके लड़ाई थी। उसके बाद वहीं से एंट्री हुई राजनीति में। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और ये हम लोग बहुत दिन तक रहे साथ में। फिर कुछ लोगों की गलत फहमियाँ द्वारा, मतलब उनके द्वारा फैलाई गई। जैसे हुआ क्या कि दोनों लोगों में कम्युनिकेशन गैप हुआ। एक मुद्दा नहीं था कि इसको बताया जाए कि इस मुद्दे पे दोनों लोग अलग। जैसे आपके पास गए भैया ये वो कह रहे थे, उनके पास गए भैया वो ये कह रहे थे, जाके उनसे ये बता देना, उनसे जाके ये बता देना। और सही बात तो है कि मैं फिर वही कहूँगा कि मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वांचल की भी ऐसे शख्स की एंट्री हो गई, और वो बहुत बड़ी हैसियत थे। उनकी वजह से हमारे टीम का विखंडन जो हुआ, मेन रोल उनका रहा इसमें। ओके। जैसे अब समीकरण और सिचुएशन बदल चुके हैं गुड्डू भैया। अब लोग ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं। आप ऐसे ही सिचुएशन में हैं, आपके समकालीन ऐसी सिचुएशन है कि कई सारे राजनेता वो अपने आप में एक स्कूल बन चुके हैं, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स बन चुके हैं, वहाँ से निकलते हैं। क्या कभी छात्र जीवन को, उस दोस्ती को याद करके मन में ऐसा आता है कि यार मन मुटावों को मिटाया जाए और फिर से एक टीम की तरह जहाँ भी हैं वहाँ पे जिया जाए? नहीं, आता भी है, और लगभग काफ़ी जो मनमुटाव था वो लगभग ख़त्म भी हो रहा है। और थोड़ा बहुत इन्हीं दोनों लोगों का बचा है जी। और देखिए अब ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ प्रयास करते हैं कि इन दोनों के बीच में? नहीं, हम लोगों ने पहले प्रयास किया था जी। इधर, तो नहीं सब प्रयास हो पाया, क्योंकि हकीकत ये है कि जब हमारी टीम का बंटवारा हुआ था जी। तो मैं ही पूरे टीम में, चाहे वो धनंजय की तरफ के रहा हो, चाहे इधर का रहा हो, मैं अकेले ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्पष्ट कहा था कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, अगर लड़ाई होती तो मैं अभय सिंह के साथ हूँ, बिना विवाद। जबकि धनंजय से मेरा कभी कोई विवाद नहीं रहा है, आज भी हम लोग मिल ना जाते उन्होंने आपका नुकसान किया ना आपने कभी? ना, कभी नहीं। ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है कि दोनों की लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीमें डिसाइड हो गई थी कि आप किस गुट के हैं, आप किस पक्ष के हैं। ये क्या मामला था? इस माजरे के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें भी हम जो एक नाम लिए, मतलब नाम नहीं लिए थे, नहीं नाम जिस नहीं शख्स लिए के थे, बारे में आपने हाँ बताया। नाम नहीं लिए थे। उन्होंने ये राय दिया था कि आप अपने टीम में भी ये देख लीजिए कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, नहीं हो सकता है कि नुकसान हो जाए आपका। ये किसको सलाह दी गई? ये सलाह अभय सिंह को दी गई अभय थी। सिंह को दी गई। तो अभय ने बल्कि कहा भी कि यही लोग हैं, और हम तो इनको जानते हैं, और यही लोग बता दें कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं। हम लोग टीम में 4-6 लोग थे बैठे, कोई नहीं बोला था, मैं ही कहा। हम कहा देखिए मैं चाहता हूँ कि लड़ाई ना हो, कि लड़ाई होती है तो मैं अभय सिंह के साथ रहूँ। ये आपने धनंजय सिंह को कम्युनिकेट कर दिया उस समय? उस समय धनंजय सिंह नहीं थे जब ये बात हुई है। ओके। और एक हमारे मित्र थे, उनको हॉस्पिटल होता है जो जेल में, तो हम लोग कबड्डी खेल रहे थे जेल में, उनका हाथ टूट गया था, डेट थी, मैं उनको बुलाने गया था, धनंजय सिंह वहाँ बैठे थे। तो क्योंकि कॉमन टीम थी, उसी में से कोई उनको बता दिया था कि रात में ऐसे बात हुई। अच्छा। और कोई नहीं बोला था, खाली गुड्डू सिंह ऐसा बोले थे। तो उन्होंने कहा, मुझसे पूछा, कहा कि भाई क्या रात में ऐसे बात हुई थी? और कोई नहीं बोला। हम कहा कि भाई मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई होती तो मैं अभय सिंह के साथ हूँ, मैं आपको नहीं जानता। ओके। और ये सब टीमों का बंटवारा जेल में हुआ था? ये जेल में हुआ था, ये बातें जेल में क्या प्रकरण था? आप जेल किस लिए गए? जेल वही हम लोग के कैंपस चुनाव के समय, मैं तो था भी नहीं, कुछ लोग थे, संयोग से मैं उस समय घर आया हुआ था अपने, और चुनाव चल रहा था, शायद महामंत्री का था, दयाशंकर भैया को हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे। अच्छा। जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं? जो परिवहन मंत्री हैं। और
तो उसमें हबीबुल्ला हॉस्टल था, वहाँ पे गोली चली, जबकि वहाँ पे हमें लगा हम लोग बरी भी हुए उसमें। और दयाशंकर भाई तो खैर लड़ाई के बारे में कोई मालूम, हम लोग तो हाथ पैर करते तब भी उनको गुस्सा आ जाते थे, वो इसके बारे में तो था नहीं। तो उसमें हमको भी नामजद कर दिए थे लोग। वो एक लड़का था, अनजाने में सब। तो आपके साथ साथ और कौन कौन था आपकी टीम? हम थे, उसमें नामजद हुए थे दयाशंकर भाई थे, एक बबलू उपाध्याय था बेचारा नहीं, एक सीपी सिंह लड़का है वो भी नहीं है, हम लोग 4 लोग नामजद हुए। धनंजय भी थे? नहीं, धनंजय नहीं था उसमें। धनंजय भी उसमें ऑलरेडी जेल में थे। ऑलरेडी जेल। अभय सिंह? अभय सिंह भी नामजद है, उसमें जेल में थे वो। जेल में थे, मतलब आपकी टीम पूरी जेल में थी उस समय पे, और वहीं पे बंटवारा हो गया कि कौन किसके ग्रुप का है। और जहाँ पे आपने घोषित कर दिया कि मैं वैसे तो किसी की टीम में नहीं हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात आएगी तो मैं अभय सिंह का साथ दूँगा। हाँ, मैं चाहता था कि लड़ाई था, और हम थे केडी भाई हमारे मित्र, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि मतलब इतनी दूरी ना बने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सुख दुख में बहुत कष्ट भी झेला है। हम लोग नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन ये दोनों लोग भाई थोड़ा सा हम लोग इनको मानते भी थे कि अपना, जैसे छोटे ग्रुप में भी एक होता है ना कि यहाँ अगुवाइए हैं, तो दोनों लोग अगुआ थे, अलग अलग हुए तो हो गए, हम उसको रोक भी नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग चाहते थे कि ना हो। दोनों ही अपने आप में सफल राजनेता हैं। अभय सिंह दोनों कई बार के एमएलए, धनंजय सिंह सांसद, विधायक, वर्तमान में उनकी पत्नी जो है ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर में, और आप इधर ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ पर। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जब निकले, इन लोगों ने अपना जो है क्षेत्रफल आगे बढ़ाया, आपने गोंडा आके राजनीतिक जीवन की जो सामाजिक पटल है वहाँ पर शुरुआत कैसे की? उसमें मैं पूरे टीम में, जो हमारी टीम थी उसमें पब्लिक चुनाव सबसे पहले मैं ही जीता हूँ। अच्छा। मैं 2000 में, और 2002 में भी मुझको करनैलगंज से, क्योंकि उस समय डिक्सिर विधानसभा हमारी रिजर्व सीट थी, तो करनैलगंज से मुझको बसपा से टिकट घोषित हुआ था। हमको सिंबल भी मिल चुका था विधानसभा का। ये सन 2000 की बात? ये सन 2002 की बात है, विधानसभा के चुनाव। 2000 में जिला पंचायत सदस्य हो गया था, फिर मैंने बसपा ज्वाइन कर लिया था उस समय। फिर 2002 में, क्योंकि नसीमुद्दीन भाई से हमारे अच्छे संबंध थे, व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, उन्हीं की वजह से मैं बस में गया भी था। और 2002 में उन्होंने टिकट मेरा, और मायावती ने 1 साल पहले मेरा टिकट अनाउंस कर दिया था मायावती जी ने। और चुनाव के समय घोषणा हो गई, हमको चुनाव सामग्री जो पार्टी की तरफ से दी जाती, सिंबल दिया जाता है, चुनाव सामग्री, ये सब मिल गया था। नामांकन के 1 दिन पहले उनके दिमाग में आया, हमारा टिकट उन्हें काट दिया। अच्छा। योगेश सिंह हुए। तो उसके बाद फिर बसपा से अभय सिंह को टिकट मिला था फैजाबाद से, वो चुनाव लड़े भी थे, हार गए, क्योंकि सेम इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में आपका टिकट कटा। हाँ, उसी में 2002 में। और धनंजय सिंह निर्दल लड़े थे, वो वहाँ से विधायक हो गए थे। फिर मैं बल्कि यहाँ से, अपने यहाँ से गुस्सा हो गया बसपा से, तो मैं यहाँ पूरा ज़िला छोड़ के मैं अभय के चुनाव में चला गया था। मैं अभय पूरा चुनाव संचालित भी किया। 2002 का जब आपका टिकट कटा, आप अभय सिंह के चुनाव में चले गए, उसके बाद आपने अगला राजनीतिक स्टेप क्या उठाया? हाँ, 2000 में जिला पंचायत हुआ, 2002 में टिकट मिला, कट गया। फिर 2005 में ब्लॉक प्रमुख की चुनाव खुद लड़ा था, बेलसर से ही। उसमें सामान्य सीट थी, और मैं 1.5 वोट से हार गया था। फिर 2007 का चुनाव आ गया विधानसभा का। रमेश गौतम को हम लोग, रिजर्व सीट थी, क्योंकि रमेश गौतम को हम लोग अपने उस पर पार्टी के स्तर पर जाके पैरवी किया कि आप इनको टिकट दे दिए अगर, तो हम लोग इनको अपने स्तर से लड़ा के जिता लेंगे। 2007 में विधायक हुए, रमेश गौतम विधायक हो गए। 2012 तक चला। फिर 2012 में भी मैं प्रयासरत रहा टिकट के लिए। 2012 में सामान्य सीट हो गई तरफगंज, डिक्सिर से तरफगंज होगी। अच्छा। 2012 में, लेकिन किसी भी कारणवश टिकट हमारा नहीं हो पाया था। लेकिन 2010 में फिर मैं ब्लॉक प्रमुख ही लड़ा था, तो उस समय हमारी भाभी जी हैं, जो पप्पू भैया इस समय नहीं है उनकी, तो 2005 में हम हार गए थे। 2010 में ब्लॉक प्रमुख हो गए थे। फिर 12 में हम लोग टिकट के प्रयासरत थे, नहीं हो पाया। 17 में फिर हम लोग लड़े बसपा से विधानसभा का चुनाव, हमारे बड़े भाई जो इस समय नहीं हैं। तो आपने कैसे बैक सीट ले ली? मतलब आपके भाई भाभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा, आप कैसे पीछे चले गए? मैं पीछे इसलिए चला गया, देखिए शुरुआत मैंने ही की थी। जी। लेकिन मैंने जब देखा, ये सत्य है कि मैंने देखा जो क्वालिटी पप्पू भैया की है, या जो नेतृत्व क्षमता उनके पास थी, कार्य करने की जो उनकी शैली थी, जो फैन फॉलोइंग थी उनकी, मैंने देखा कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है।
फिर मैं अपने आप को बैक किया और हम, जबकि वो उस समय मास्टर थे, तो हमने कहा कि भैया अब आप देखिए, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा देख लेंगे। और ऐसा आप लोगों को भी सुनाई पड़ा होगा कि वो अपने 100% सही भी था कि वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, बिना पद के भी उनकी अच्छी एक लोकप्रियता और थी। वो आपसे छोटे थे? नहीं, हमसे बड़े थे। आपसे बड़े, ओके। बड़े तो वो फिर उस इलेक्शन में थे। चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय बसपा से लड़े थे हम लोग, उस समय राम लहर थी। जी, फिर उसके बाद अगला इलेक्शन आपका ये वाला इलेक्शन था जिसमें आप ब्लॉक प्रमुख ये लास्ट टाइम बने? नहीं, फिर हम लोग 10 में हुए, फिर 15 में भी हम लोग बैकवर्ड सीट हो गई, लेकिन प्रमुख प्रतिनिधि था हम थे। ओके। हमारे साथ का लड़का है वो जीता था, तो हम लोग उसमें भी मतलब हस्तक्षेप थे। फिर अब की आया तो इस बार फिर सामान हो गई, तो मैं खुद लड़ा, खुद हो गया। ओके। ये सत्य था कि अगर भैया होते तो नेतृत्व वही करते, मैं उनके पीछे ही रहता। कहीं पर रंज होता है गुड्डू भैया कि 2000 सन 2002 में जिसका विधानसभा का टिकट हो गया था बसपा से, जब बसपा सपा मजबूत पार्टियां मानी जाती थीं, आज वो व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख है, बुरा मत मानिएगा। जी जी, मैं कहीं सही कह पर रहा हूँ। रंज होता है, दुख होता है इस बात बिल्कुल का होता है। कि मैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से या अपनी क्षमताओं के हिसाब से कम अचीव कर पाया। बिल्कुल होता है, और आप हमारे क्षेत्र में भी जाके देख लीजिएगा। खैर मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे हमारे स्तर के नेता होंगे जो जनता के बीच में इतना रहता होगा, उनके सुख दुख में। और मतलब किसी भी तरह की कोई दैवीय आपदा हो या उनके घर में सुख है दुख है, हम लोग प्रयास करते हैं कि सबके यहाँ पहुँचने का भी जान। लेकिन मेरे ब्लॉक में ये स्थिति है कि शायद ही कोई पूरा घर बचा होगा जहाँ हमारा 1-2 बार आना जाना ना हो गया हो। ओके। और छोटे छोटे बच्चे आप चले जाइए हमारे ब्लॉक में, आपको अगर आप पूछेंगे तो हमको पहचान के बता देंगे कि ये हैं गुड्डू सिंह। अपनी राजनीतिक सफलता का मंत्र आप क्या समझते हैं? अब सफलता का मतलब देखिए, राजनीति में मैंने देखा है, एक चीज़ मैंने ज़रूर काउंट किया है, स्टार बहुत काउंट करता है। कभी कभी आप बहुत प्रयास करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी बैठे बैठे बहुत कुछ मिल जाता है। तो स्टार तो काउंट करता है, क्योंकि देखिए सही है कि हम लोगों को 2002 में टिकट नहीं मिला, वो चुनाव 100%। 2012 का चुनाव मेरा इतना अच्छा था, क्योंकि था क्या कि 2007 से 12 रिजर्व सीट थी, उसके पहले भी रिजर्व रही। तो 7 से 12 रमेश गौतम विधायक थे, सक्रिय हम लोग बहुत ज़्यादा थे, भवगरम आना जाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा। अगर वो टिकट हमको मिलता और तो हम लोग 2012 में 100% विधायक होते। लेकिन ठीक है, सब ऊपर वाले के हाथ में संघर्ष किया जा रहा है। हमको कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं, जैसे भी हम संतुष्ट हैं, कोई वो नहीं। अब पंचायती चुनावों का बिगुल बज चुका है जी। और हम देख रहे हैं तमाम तरफ लोग जो है पंचायती चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आपकी तैयारियां क्या हैं? अब देखिए, हम तो अब चुनाव आने पे ही तो हमारी तैयारी नहीं होती है। हम तो 5 साल जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारी तैयारी 5 साल रहती है। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि आप अगला ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव बेलसर से लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। अच्छा, किस पार्टी से? भाजपा में ही रहेंगे? भाजपा में ही है, भाजपा में रहेंगे हम लोग। जो पकड़, जब मैं बसपा जैसी पार्टी 20 साल ढो लिया, जी। तो भाजपा माने तो मुझको काफ़ी संतुष्टि मिल रही कि मैं अच्छी जगह अब आया हूँ। पहले मैंने समय बर्बाद किया अपना। दो दिग्गज नेता हैं आपके क्षेत्र के, पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और आपके विधायक प्रेम नारायण पांडे जी, और साथ ही सांसद करण भूषण शरण सिंह। आपको इन तीनों ही व्यक्तियों का कितना समर्थन और कितना योगदान मिलता है आपके राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र में? देखिए, माननीय सांसद जी भी और माननीय विधायक जी दोनों मुझको अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। हमारे भी जहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें लगता है कि नहीं मेरी आवश्यकता है, दोनों लोगों के लिए मैं भी उतना 100% प्रयास करता हूँ। और मेरा संबंध दोनों लोगों से बहुत अच्छे हैं, और दोनों लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर दोनों लोगों का रहता है। ओके। अगर अब मैं आपको थोड़ा फंसाने वाला सवाल पूछूंगा, अगर प्रेम नारायण पांडे भाजपा छोड़कर किसी और पार्टी से लड़ते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? अब ये समय बताएगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। आपके क्षेत्र के एक और कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है मंजू सिंह जी। पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में MLC हैं। अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो कि अब फंसाने वाली बात मत करिए क्योंकि वो भी हमारे पारिवारिक हैं, हमारे बहुत ही हम लोग
मतलब हम लोग बचपन से ही मंजू भैया को जी जानते हैं, उनका आशीर्वाद, क्योंकि हमारे बहुत पारिवारिक संबंध हैं। जी। तो और पांडे जी से भी सेम कंडीशन है, तो इस पे हमको मत फंसाइए भी। ओके। पांडे जी, जैसे पांडे जी आपने कहा कि पांडे जी से आपके मजबूत संबंध, मधुर संबंध है। ब्रिभूषण शरण सिंह से वर्तमान में आपके कैसे संबंध हैं? बहुत अच्छे संबंध हैं। और बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती हाँ, है? एकदम बातचीत होती है, मुलाकात होती है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही विनय शाही जी हैं देवरिया में, उनके यहाँ तैरही थी, तो हम लोग उन्हीं की वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर बैठने का सौभाग्य मिलता है। और उनके जो पुत्र हैं, प्रथम बार सांसद हुए कैसरगंज के, उनको कैसा आंकते हैं एज अ बहुत सांसद, एज अ राजनेता? बहुत व्यवहारिक। सही बात है कि कर्णभूषण के अंदर पूरा संस्कार और अपने से बड़ों का सम्मान, इस पद पे रहते हुए भी हमने देखा किसी भी तरह का कोई ओवर एक्टिंग नहीं, और बहुत ही व्यवहारिक और अपने को से बड़ों की इज्जत। हम तो देखे करण सिंह कहीं कहीं मुड़ जाते हैं, नीचे सर कर लेंगे तो एक तरफ से सबका पैर छू लेंगे, वो चाहे जिस जात समाज का हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा व्यवहार है, और मैं उनके व्यवहार से, कार्यशैली से बड़ा प्रभावित हूँ। आपको अपने विधायक में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है प्रेम नारायण पांडे में? देखिए, विधायक जी की सबसे बड़ी जो अच्छाई है, वो 24 घंटा उपलब्ध हैं। हमको लगता है बहुत कम विधायक ऐसे होंगे कि जिनको इतनी उपलब्धता हो जनता को, इनके लिए। रात में आप फ़ोन मिलाएंगे, फ़ोन खुद ही उठाएंगे। और हमको लग रहा है कि वो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक आप जब चाहिए तो उनसे मिल लीजिए। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि उपलब्धता उनकी बहुत है, और सुनने के बाद वो पूरा प्रयास भी करते हैं कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। और उनकी एक अगर बुराई आपको बतानी हो तो क्या बताएंगे कभी उनकी? अब बुराई अभी तो हमको ऐसा कुछ जैसे आप भाई उनके मित्रवत संबंध हैं, और नहीं, हम लोग विधायक होने से पहले संबंध हैं। अगर आपको उनको सुझाव देना हो, बुराई भी ना कहूँ ना मैं कमी कहूँ, कि सुझाव देना हो कि भाई विधायक जी इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, वो हम लोग से बड़े हैं, वो हमको खुद ही सुझाव देते हैं, हम उनको सुझाव देने लायक हूँ ना, वो सही बताते हैं। हमको भी तक ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी ओके। कि, और निश्चित रूप से जिस दिन दिखाई पड़ेगी, मैं छोटा हूँ लेकिन ज़रूर कहूँगा कि इसको सुधार करने का आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मुझको लगा नहीं। हम आपके बेलसर ब्लॉक पर आते हैं। अब बेलसर ब्लॉक पर आप पूर्व में आपके भाई पप्पू सिंह जो है ऑलरेडी ब्लॉक प्रमुख, आपकी भाभी रह चुकी जी। है और वो भी रह चुके हैं, आप वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। बेलसर ब्लॉक की प्रमुख समस्याएं अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में, जो नॉर्मल आदमी, यहाँ का किसान, यहाँ का छात्र आम तौर पे झेलता है, ऐसी मुख्य समस्याएं क्या क्या है? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ कोई खास ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि पहले मेन होता था आदमी का बिजली के दौड़ता था, सड़क के लिए दौड़ता था। लेकिन माननीय विधायक के और सांसद जी के प्रयास से सड़क और बिजली लगभग हमारे यहाँ हो ही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? बहुत अच्छा है। कहीं भी आवागमन में आप जाइए, आपको लगेगा नहीं कि मैं, हाँ, एक थोड़ा सा हम लोगों का लगभग 30-40% एरिया जो है बाढ़ग्रस्त है। तो एक समस्या हमारे यहाँ है कि अगर एक बंधे की आवश्यकता है, और जहाँ तक हमें नॉलेज में है, विधायक जी भी, एमएलसी साहब भी और सांसद जी, तीनों लोग लगे हैं कि एक जो ऐली से जहाँ भिखारीपुर सकरोर एक बंधा ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है। हम लोग गांव खुद बाढ़ होता है, अब फसल का इतना बड़ा नुकसान होता है कि मतलब उसका आकलन करना मुश्किल होता है जब ये बाढ़ आती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी समस्या जानवर की होती है। क्योंकि आदमी तो चलिए कहीं ऊपर जाके छत पे बना खा लेगा, जानवर का चारा नहीं मिलता है, रखे भी रहता भूसा वूसा बह जाता है। तो एक समस्या जो मेन ज्वलंत है वो है बाढ़ग्रस्त एरिया, अगर उसको बंधा के बंधा हो जाए, वो हाँ, उपलब्ध तो हो जाए, बंधा बन जाए। हाँ, वो ऐली से लेके अगर लोलपुर तक ये बंधा हो जाए तो, और हमारे क्षेत्र में ईश्वर की कृपा से सब बहुत अच्छा इसका प्रस्ताव आपके सांसद विधायक द्वारा दिया जा चुका है, और प्रयास में भी है। ओके। पिछले दिनों आप भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे, तो मुख्यमंत्री का आपसे ब्लॉक संबंधी कोई विशेष चर्चा हुई हो? मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने पूछा कि कोई समस्या हो बताइए, क्या बात है। तो हम लोग, कुछ समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की, हम लोगों ने इसकी चर्चा की और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और बल्कि अभी जो इस बंधे की हमने चर्चा की थी, इसकी मैंने चर्चा की थी उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रपोजल आया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके। और उसके बाद फिर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें पूरा आश्वासन भी दिया कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं, कराएंगे इसको। ओके। अब ये जो अगला चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का खास तौर पे आएगा, आप अपनी किन उपलब्धियों को लेकर इस चुनाव में लड़ने जाएंगे? बस मैं इतने दिन से जनता के बीच में हूँ,
और लगभग सर्वविदित भी है। जो लोग अगर कुछ जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया है, मैं बताऊंगा भी। हमारा तो हर चीज़ बड़ा ओपन रहता है। मैं कोई चीज़ करता हूँ बड़ा खुल के करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि हमारे ज़िले हमारे यहाँ बोरिंग आती है लगभग 200 के हिसाब से। बहुत, मैं नहीं कहता सब बहुत अच्छा काम करते हैं, सब हमारे संबंधी भी हैं, लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत जगह होता है बोरिंग लोग जानते नहीं हैं। और हमारे यहाँ 1400 ऑनलाइन है। मतलब हमारे यहाँ कि एक आदमी से वगैरह चले जाए तो हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है बड़ा हम लोग ओपन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से। हाँ एकदम, कि ये है और इतने होगा। हाँ मेरा नेचर भी है, बल्कि मुझको कई लोग समझाए भी। आदमी कहेगा कि इतना कर दो तो मैं सीधे बता देता हूँ कि इतनी आई है, इतने लोग पहले से दावेदार हैं, इतनी बोरिंग उनको देंगे। या कोई सड़क नाली के बारे में बात करता है तब भी मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि भैया इतनी कार्य योजना बन गई है और इतने भर का है। क्योंकि ब्लॉक इतना बड़ा फंड नहीं होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सके, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि आप खाली एक 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगा लीजिए, लाखों में सब होता है। तो इतना होता है, जितना होता है मैं बहुत ही पारदर्शिता रख के और सबके सामने रख के मैं अपना काम करता हूँ और लोग जानते भी हैं। क्या ब्लॉक के विकास में आपको विधायक निधि या सांसद निधि का भी लाभ मिलता है? नहीं, दोनों लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। जो काम कुछ बड़े होते हैं मुझसे नहीं हो पाते हैं, जो ज़्यादा बजट के होते हैं, तो मान ली विधायक जी माने सांसद जी के पास मैं ले जाता हूँ और वो लोग उसकी प्राथमिकता के तौर पर रख के और कराने का प्रयास भी करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी सड़कें हुई हैं और बहुत से ऐसे काम हुए हैं कि जो उन्हीं के द्वारा, जैसे बहुत चीज़, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर कराना है तो विधायक सांसद ही करा सकता है, उसको हम लोग नहीं करा सकते। तो इस टाइप की अगर समस्या होती है तो मैं दोनों लोगों के पास जाता हूँ और दोनों लोग उसको प्राथमिकता के तौर पर कराने का प्रयास भी करते हैं और पूरा सहयोग भी मुझको मिलता रहता है उन लोगों से। मैं किसी एक विशेष ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, शिकायत हमेशा आती है किसानों की, हमारे फेसबुक पे कमेंट में लोग चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार की। खासकर जो पंचायती राज की योजनाएं होती हैं, ब्लॉक लेवल की जो योजनाएं होती हैं कि प्रधान पैसे ले रहा है, सेक्रेटरी पैसे ले रहा है। आपके ब्लॉक का क्या हाल है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ ग्राम सभाएं भी बड़ी पारदर्शिता, क्योंकि माननीय प्रधान गण होते हैं, अपने मेहनत से जीत के आते हैं, बहुत हमारा तो वो नहीं होता है। हाँ सेक्रेटरी हम लोगों के उसमें होता है और हम लोग बीच बीच में उनको नज़र रखते हैं। और हकीकत तो यह है कि ब्लॉक प्रमुख का जो मेन काम होता है वो वित्तीय अनियमितता को ही देखना होता है। प्रशासनिक काम जो होता है वो तो बीडीओ का होता है। तो हम लोग इस पर नज़र रखते हैं कहीं ज़्यादा वित्तीय अनियमितता ना हो पाए। मतलब ये जो, अब बाय द वे अगर कुछ करप्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीडीओ की ज़्यादा है, आपकी कम है? हाँ, अगर ग्राम सभा की होती है तो सेक्रेटरी और बीडीओ का होगा। जी। बाकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वो आपको देखना, वो हमको देखना होता है कि अगर कोई हमें गलत लगता है तो मैं उसको रोक टोक सकता हूँ और नहीं मानने पे कार्रवाई भी हो सकती है। बेलसर ब्लॉक में आपको क्या लगता है कि आप 5 साल में नहीं कर पाए और आपको अगले टर्म का जब मौका मिलेगा तो आपकी प्राथमिकता पर वो कार्य होंगे? देखिए, एक चीज़ मैं जो आपको आपके माध्यम से बता दूं, जैसे अभी मैं पूरा क्षेत्र टहला, एक चीज़ मुझको दिखाई पड़ी। प्राइमरी स्कूल है अपने हमारे ब्लॉक में, हमारा बड़ा ब्लॉक है और बड़ी बड़ी ग्राम सभाएँ की, ग्राम सभा में 14 हज़ार वोटर, और मतलब हमारे यहाँ 5-6 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा वोटर हैं। एक चीज़ मुझको दिखाई पड़ी कि आज की डेट में जैसे जो प्राइवेट स्कूलें हैं तो बड़े घर के लड़के सब कॉन्वेंट में जा रहे हैं, बड़े उसमें जा रहे हैं, और प्राइमरी में सब जो हमारे यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, निम्न आय वर्ग के, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, तो ये सब बच्चे जाते हैं। हमने देखा वहाँ पे कि उनके घर में भी और उनके स्कूल में, क्योंकि अब सब हर जगह मिड डे मील बन रहा है, खाना बन रहा है सब जगह पे, पानी की वो थी। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर दूषित पानी है तो दारू से ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैंने ये प्रयास किया, उधर से शुरू किया था मैंने, अपने माझा बेल्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दूषित पानी आता है हमारे तरफ। हर प्राइमरी स्कूल में मैंने प्रयास किया था कि एक आरओ सिस्टम लगवा दें। अच्छा। और लगभग 25 से 30 जगह स्थापित मैंने इंस्टॉल भी करवा दिया है। और मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो मैं 100% स्कूलों में आरओ सिस्टम, क्योंकि ये हमने देखा कि वहाँ गरीब बच्चे आते हैं ना, तो ये हर घर में 2 लीटर का पानी कोल्ड ड्रिंक का या चाहे जिस माध्यम से अपने बैग में भी ले आते हैं, अपना पीते हैं, अपने घर भी लेके जाते हैं। और अभी जो मैंने चयनित किया है ज़्यादा, क्योंकि 100% जो 25 स्कूल में नहीं कि मैं यहाँ बेलसर तक पहुँच गया हूँ, जो स्कूल दलित बस्ती के नज़दीक है उसमें मैंने प्राथमिकता दी है कि ताकि वो भी बेचारे यहाँ पे
और इस शर्त पे कि ये खुला रहेगा, इसमें अगर जब भी चाहेंगे पानी भर सकते। इसका जो फाइनेंस है वो ये ब्लॉक की निधि से ही निधि से, ब्लॉक की निधि के हमारे यहाँ 2 टाइप के पैसे आते हैं, टाइड अनटाइड। तो उसमें एक से इंटरलॉकिंग और ये सब बनता है, एक से पानी से संबंधित हो, चाहे पुलिया हो या नाली हो या एक पेयजल व्यवस्था हो, इस टाइप का काम होता है। तो मैंने पुलिया पे और नाली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पानी संबंधित का, तो मैंने इस पे दिया कि ये, क्योंकि ये हमारे भारत के भविष्य हैं, नौनिहाल जो हैं, और बच्चों में रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो कम होती है बड़ों के मुकाबले, वयस्कों के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल कम होती है, क्योंकि सब प्राइमरी बेचारे सब फर्स्ट से शुरू करते हैं, कुछ और पहले बेचारे पहले ही भेज देते हैं। तो मुझको लगा कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं इसको अगर कर पाता। और एक खेल के लिए एक स्टेडियम की भी हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, हम लोगों की इतनी निधि नहीं होती है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, चाहे विधायक या सांसद जी से, और कहीं ना कहीं एक खेल मैदान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज की जो हम लोगों की नई जनरेशन है इस तरह मुड़ गई है कि हमको नहीं लगता कि अगर जल्दी व्यवस्था की नहीं जाएगी तो ये भविष्य चौपट हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि खेल के प्रति एकदम से बच्चों का वही घूमा जा रहा है। अपने किस क्षेत्र में ये स्टेडियम बनाने की सोचेंगे? देखिए, स्टेडियम के लिए तो सरकारी पैसा लगना है, तो जीएस की ज़मीन जहाँ अच्छी मिल जाएगी जी। हमारे यहाँ तो बन नहीं पाएगा हमारे बेल्ट में, क्योंकि हम लोगों का बाढ़ग्रस्त एरिया, 3 महीना पानी भरा रहता है। कहीं इसी तरफ देखते हैं, जहाँ भी अच्छी ज़मीन मिल जाती है तो कोशिश करेंगे। राजनीति के अलावा और क्या शौक़ रखते हैं आप? अब इस समय तो बस यही एक शौक़ है, राजनीति। बाकी हमारी लखनऊ की टीम भी, हम लोग जब वहाँ मिलते हैं तो अपना बातचीत, थोड़ा घूमने का भी शौक़ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कुछ बातचीत होती है? हाँ, हर त्यौहार पे मैसेज आता है, कभी जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है। बाकी मुख्यमंत्री, उनका प्रोटोकॉल होता है, हम भी इतना हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, अब एक रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ खेलूंगा, आपको कम शब्दों में जवाब देना है। राजनीति या समाज सेवा, आपको कौन सा ज़्यादा प्रिय है? संतुष्टि तो समाज सेवा में हो। आपकी प्रेरणा कौन है? राजनेताओं में कि हमारे पूर्वजों में? राजनेताओं में। योगी जी। पूर्वजों में? महाराणा प्रताप। गोंडा की सबसे बड़ी समस्या एक शब्द में बताएं। पहले शिक्षा थी, लेकिन अब शिक्षा में सुधार हो गया काफ़ी। समस्या क्या है अभी? नहीं, सुधार हुआ, जैसे नेताजी ने काफ़ी कॉलेज बनवाए तो उससे काफ़ी, क्योंकि पहले हम लोग बहुत पीछे थे, अब ठीक हुआ, सुधार हो रहा। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? एक दिन में अगर बना दिया जाए तो सबसे पहला ऑर्डर आपके टेबल से क्या निकलेगा? अभय सिंह और धनंजय सिंह में दोस्ती करा दी जाए? तो पहले भी प्रयास किया जा सकता है, बहुत चीज़ें हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या रहेगा? गोंडा में स्टेडियम बना दिया जाए, है ऑलरेडी? नहीं, तो अगर प्रदेश के बनेंगे तो जिले का नाम लेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे दिमाग में आया था कि गोंडा के लिए जी। लेकिन प्रदेश स्तर पे, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए तो प्रदेश स्तर पे सोच रहे। हर ब्लॉक पे एक स्टेडियम दे दिया जाए? हाँ, ये हो जाएगा। किताब या मोबाइल, आपका साथी कौन है? किताब। पसंदीदा नेता? अटल बिहारी वाजपेयी। वैश्विक परिवेश में? हमको अटल जी ही पैसे भी लगते हैं। शिक्षा या स्वास्थ्य, आप किसे प्राथमिकता देंगे? स्वास्थ्य। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आत्मविश्वास। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी, लोगों के ऊपर विश्वास ज़्यादा कर लेता हूँ। राजनीति में आने का एक शब्द में कारण बताइए। शौकिया कह सकते हैं। जनता के लिए आपका नारा क्या है? जनता के चाहते हैं भाईचारा बना रहे सब में। गोंडा के युवाओं के लिए एक वादा अगर आपको करना हो तो क्या करेंगे? अगर वो वादा करना हो, मैं हैसियत में रहूँ, तो मैं वास्तव में इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए ही सोचूंगा। गोंडा में विकास की पहली प्राथमिकता अगर आपकी रहेगी तो क्या रहेगी? अगर गोंडा के लिए सोचना हो तो मैं पहले अपने घाघरा पुल, उस पर पुल बनवाने का मांग करूंगा, और आपके माध्यम से भी करूंगा। हम कल भी 2.5 घंटा उस पुल पे खड़े रहे। बगल में रेलवे का पुल है, रेलवे लाइन है, 3 पुल बन चुके हैं जब से है, और हम लोग देखते देखते 2 एक्स्ट्रा बन गए, और इस पर हर साल में 4 महीना बंद रहता है। और आज भी ये कंडीशन है कि हमको लग रहा है अभी स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि इतना बड़ा पुल होगा, 3-4 साल बनने में लगेगा। ऊपर वाला ना करे कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो। तो हम तो चाहेंगे गोंडा के पूरे मंडल के लिए हम लोग राजधानी से कट जाएंगे अगर इसी कंडीशन। इसको कहा जाए गुड्डू भैया, मतलब बड़ी गंभीर समस्या है जैसा आपने बताया, क्योंकि हर कोई इसको फेस करता है जी। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये देवीपाटन मंडल के सारे विधायकों सांसदों की असफलता है। असफलता है, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये सही माना जाएगा? अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 रेलवे लाइन बगल में खड़ी हो गई है। हाँ, हम लोग देखते एक पुल का चौड़ीकरण या फिर दूसरा पुल नहीं बन पाया।
नहीं बन पाया और पूरा मंडल राजधानी से कट जाएगा। गोंडा की राजनीति में अगर आप एक बदलाव करना चाहेंगे तो क्या होगा? गोंडा की राजनीति में अगर मुझको सबसे पहले क्या है तो जो कुछ वो हर समाज में है जो जातवाद की राजनीति करते हैं, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि एकदम से नहीं होना चाहिए। हम सब लोग भाई भाई हैं, साथ मिलकर काम करना चाहिए। गोंडा में महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? शिक्षित बने, संस्कारी बने। एक शब्द में अगर आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को डिफाइन करना हो, क्या बोलेंगे? अब इसमें शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ काफ़ी सुधार हुआ। हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में हर बैच में जा रहे हैं, चाहे PCS हो चाहे IAS हो, तो हमारे यहाँ की शिक्षा से हमें अच्छा लगता है। ठीक है। गोंडा के लोगों के बारे में अगर कोई आपकी खासियत बतानी हो कि गोंडा के लोगों के अंदर ये एक खासियत है, आप क्या बताएंगे? देखिए, हमारे गोंडा की खासियत तो बाहर के लोगों में बहुत वो नहीं है, लेकिन गोंडा के लोग ईमानदार हैं और जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं और दबा के बोलते हैं। ये गोंडा के लोगों की खासियत है। 5 साल बाद आप अपने बेलसर को कहाँ देखना चाहते हैं? अगले 5 साल बाद मैं बेलसर को बहुत आगे देखना चाहता हूँ। बेलसर ब्लॉक प्रमुख के अलावा नेक्स्ट स्टेप राजनीति का अगर आपकी मैं महत्वाकांक्षा पूछूं तो वो क्या है? अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई इसके बाद तो विधायक और सांसद होता, और हमारे दोनों बहुत अच्छा हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, इसलिए इसके आगे हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मैं जहाँ हूँ वो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अगर संबंध अच्छे ना होते तो क्या विधायक सांसद बनना चाहते? कभी अगर भविष्य में जैसा कि सुनाई पड़ा कि परसीमन होने पे हो सकता है अपने यहाँ 1-2 विधानसभा बढ़ें, तब मैं ट्राई कर सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट स्टेप अगला विधायक सांसद कुछ ना कुछ आप बनना चाहेंगे? बिल्कुल, महत्वाकांक्षा रखते हैं। हर आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा। लेकिन यहाँ पे चूंकि विधायक सांसद लेकिन आज की जो कंडीशन है इसमें मैं एकदम महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ। पंचायती चुनाव के बाद मैं सीधे पहुँचता हूँ विधानसभा चुनाव पे। आपको अपनी तरफगंज विधानसभा में क्या माहौल लगता है कि भाजपा के पक्ष में कितना है, प्रेमनारायण पांडे के पक्ष में कितना है? नहीं, पांडे जी के व्यक्तिगत भी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी की तो मान लियो हमारी तरफगंज विधानसभा हमेशा अच्छी रही है। और उसमें भी हमारा विकासखंड तो हमेशा बहुत आगे बढ़ चढ़ कर लिया है किसी भी परिस्थिति में। इस बार जो चाहे विधानसभा आप देख लेंगे, चाहे लोकसभा देख लेंगे, तरफगंज में बेलसर ब्लॉक बहुत अच्छा रहता है। अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आपको फ़ोन करें कि गुड्डू भाई समाजवादी पार्टी से टिकट की तैयारी कर लीजिए, फिर इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करते हैं, मना कर देंगे? एकदम नहीं। मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? जैसे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, देखिए मैं इतना बड़ा स्वार्थी नहीं, मेरा इतिहास आप पता कर लीजिएगा। हमको इन सब चीज़ों को जरा से कोई वो नहीं होता है। अखिलेश जी नहीं, मतलब कोई भी हमको अगर गिफ्ट भी दें अगल पार्टी से, यहाँ हो कि हमें विधायक जी के या सांसद जी के खिलाफ जाना है, तो ये मैं सोच भी नहीं सकता। कई बार चर्चाएं होती हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। आप क्या अपने विधायक के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में कोई भूमिका देखते हैं या अपेक्षा रखते हैं कि इनको बड़ी भूमिका दी जाए? अरे हम तो प्रमुख हैं, हर मतदाता जो वोट देता है वो चाहता है कि हमारा विधायक मंत्री बन जाए, तो बिल्कुल चाहेंगे। ओके। तरफगंज विधानसभा की प्रमुख चुनौतियां आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या रहेंगी? अब फिलहाल की कंडीशन में कोई ऐसी चुनौती नहीं है। ओके। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। विधायक द्वारा किए गए विकास के कार्यों को आप कैसा आंकते हैं, क्या रेटिंग देते हैं? 100 में 100। काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। अगर बड़े कामों में ले लेंगे तो जैसे गोंडा से उमरी रोड चौड़ीकरण, तरफगंज से परास 2 लेन, एक हमारे माझा बेल्ट के लिए लाइफ लाइन का काम की बंधा जो PD बंधा था लगभग 38-39 किलोमीटर, विधायक जी ने उसको 2 लेन करा दिया। अब उससे समझ लिए कि हमारे माझा बेल्ट की वो लाइफ लाइन रही है। कई पुल ऐसे बड़े बड़े हैं, कई सड़कें, और आप माझा बेल्ट चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा था तो हम लोग यहाँ मोटरसाइकिल नहीं जाती थी, और जरा से एक बार पानी बरस जाता था तो हम लोगों को PD बंधे पर अपनी गाड़ी खड़ी करके 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। आज माझा बेल्ट आप किसी भी गांव में जाना हो आपको सब 2 लेन ही मिलेगा, मतलब ये नहीं कि पक्की सड़क हो गई है। हमको तो लग रहा है इसी तरह से विकास होता रहा, जिस टाइप से काम हो रहा है, तो अगले टर्म में तो चक्रोट ढूंढना पड़ेगा विधायक जी को कि हम सड़क बनवाएं कहाँ पे। अभी आपसे जब मैंने पूछा था कि राजनीति में एक बदलाव चाहेंगे, आपने कहा कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी विधानसभा में आपको क्या लगता है कि जातिगत राजनीति होती है या नहीं होती? देखिए, राजनीति होती नहीं है। कुछ गिने चुने लोग इधर, गिने चुने लोग उधर हैं, और ये सोशल मीडिया इतना बैनस फैला रहा है, और उनका भी कोई एक आदमी उनके पास नहीं, लेकिन इस पर डाल देंगे तो जो 4 ठो होते हैं जो दिन भर फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, अपना कमेंट करते रहते हैं। और बाकी हमारी विधानसभा में ऐसा मुझको तो नहीं लगता है।
क्या आप ये मानते हैं कि लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जातिगत राजनीति को भड़काते हैं और बढ़ाते हैं? उनका लाभ भी कुछ नहीं होता है, व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, उनकी छोटी सोच होती है और अपनी छोटी सोच की वजह से इस टाइप से वो व्यवहार करते हैं। बाकी उनका व्यक्तिगत कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। कटरा बाजार विधानसभा का एक प्रकरण है जो अभी का पीछे हुआ कि ब्लॉक प्रमुख और विधायक के बीच में झड़प हुई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के पक्ष में उनके बेटों की चोटें लगी और विधायक के पक्ष के कुछ लोगों की चोटें लगी। अब उस झड़प को ब्लॉक प्रमुख द्वारा स्पष्टतः कह दिया गया कि ये हमारा चुनावी रंजिश है, ये हमारा आपस का मामला है, इसमें जाति कुछ नहीं है। मेरे नेता बृजभूषण शरण सिंह है, उसके बावजूद जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो उसको जातिगत राजनीति का फ्लेवर देते हैं। वो कहते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मणों को रहने नहीं दिया जा रहा, ब्राह्मणों को विकास करते नहीं देखा जा रहा। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें जातवाद की कोई नहीं, सही तो राजनीति ही है। और जहाँ तक मुझको जानकारी है, ये पेवर राजनीति है, इसमें कोई जातवाद होता तो ये बताइए आप। इसके पहले जहाँ तक मुझको जानकारी, क्योंकि दूसरा विधानसभा है, इसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किसमें बैजनाथ दुबे की भी गाड़ी तोड़ी गई थी, तो वहाँ तो दोनों लोग ब्राह्मण थे जी। ऐसे बहुत सी जगह मतलब कंडीशन हुए हैं कि जहाँ पे दोनों पक्ष ठाकुर हैं, दोनों पक्ष ब्राह्मण हैं, तो वो सब अपने अपने उसके लिए करते हैं। कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए भी कर लेते हैं कि मैं जाके उस कंडीशन में खड़ा हो जाऊँ। तो वो जातवाद नहीं था, केवल राजनीति थी। और जहाँ तक मुझको जानकारी है, देखिए विधायक होता है, तो हमारे भी सदन का पदेन सदस्य होता है और उसको आप मीटिंग से नहीं रोक सकते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि वो मीटिंग यहाँ कैसे करने आ गए या नहीं आ सकते। वो बिल्कुल आ सकते थे और सामंजस्य बैठाया जा सकता था, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है राजनीति। नहीं, एकदम नहीं है, गलत हुआ है। किसी के भी द्वारा किसी के द्वारा भी किया गया, वो गलत हुआ है, वो मैं उसका समर्थन एकदम नहीं करता हूँ। राजनीति में हिंसा कोई वो नहीं होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन गुड्डू भैया, इनफैक्ट क्वेश्चन भी नहीं, ये आपकी तरफ से एक मैसेज है, ख़ासतौर पे उन युवाओं के नाम कि हमारे यहाँ पे नशे की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है जी। और नशा हर प्रकार का, शराब का, सूखा नशा जिसको गांजा, स्मैक, अफीम ये सब कहा जाता है। ऐसे युवाओं से जो भ्रमित है और अपना समय, अपना स्वास्थ्य, परिवार की आय, अपनी व्यक्तिगत आय जो खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जी। ऐसे युवाओं को आप एक संदेश दीजिए ताकि वो सही रास्ते पे चलें। सही, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मुझको भी, मैं क्षेत्र में टहलता हूँ, कुछ लोग तुमको ऐसे फिजिकली दिखाई पड़ जाते हैं जिससे मैं जान जाता हूँ। कुछ लोगों के माँ बाप बेचारे शिकायत करते हैं और वास्तव में कुछ ऐसे नशा आ गए हैं जिसको हम लोग नामे नहीं सुने हैं। लेकिन मैं सही बता दूँ, दिल से मैं अपने युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। निश्चित रूप से उनको एहसास होगा, लेकिन जब अपना सब कुछ ख़त्म कर देंगे तब उनको एहसास होगा। और नशा नाश की जड़ है, ये 100% जान लीजिए। और जो ये नशा, पता नहीं कौन कौन से नशा आ गए हैं कि सब बताते हैं कि अगर नहीं लेते हैं तो पागलपन आ जाता है, ये आ जाता है। तो जो जानते हुए आप क्यों पागल बन रहे हैं? तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना भविष्य को देखते हुए, अपने परिवार को, अपने समाज को देखते हुए एकदम से उस तरफ न जाएं, तो उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो नशा में पड़ेंगे तो सपना उनका सपना रह जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, सामाजिक रूप से ख़त्म हो जाएंगे, आर्थिक रूप से ख़त्म हो जाएंगे और 2 साल बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि ये नशेड़ी है। और आप देखेंगे बहुत से ऐसे नवयुवक हैं, एक लास्ट में फिर उनको आत्महत्या करना पड़ता है कि ना मेरे पास पैसा बचा, ना मेरे पास समाज बचा और ना ही मेरे पास परिवार बचा। दुख सुनने के लिए, साझा करने के लिए कोई नहीं। नशेड़ी को नशेड़ी लोग समझ लेते हैं। वो देखते हैं कि अभी आएगा, पैसा मांगेगा, वो कट जाएंगे। घर वाले अलग, घर में नहीं घुसने। अभी से हफ्ते हमारे पास 2-2 उदाहरण हैं, लंबा हो जाएगा नहीं करने, घर बर्बाद हो रहे हैं नशे में। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और फिर हम पंचायती राज चुनाव के दौरान आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, चुनाव पर चर्चा की जाएगी। और आप सब भी देखते रहिए गोंडा पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।